अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की है। इस इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं और निगरान हुकूमत के लिए भी इटसेल्फ बहुत बड़े चैलेंजेस ये दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर एक अहम फैसला ये किया गया है कि 1 नवंबर से पहले पहले जितने गैर मुल्की गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में मुकीम हैं वो यहां पर अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कारोबार अगर फरोख्त कर सकते हैं तो फरोख्त कर दें और अपने मुमालिक को वापस लौट जाएं। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि यकीनी तौर पर अगर हम पाकिस्तान में इस तरह से स्टैट्स देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अफगान वॉर से पहले या बाद में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हिजरत करके यहां पर रिहाइश पजीर हुई थी और अब तो उनके यहां पर घर हैं, दुकानें हैं, कारोबार हैं और यहां पर बाकायदा तौर पर वो रिहाइश पजीर हैं और बिल्कुल आज़ादी के साथ अपना कारोबार भी कर रहे हैं यहां पर। अब ये जो फैसला किया गया है कि दूसरे और तीसरे मरहले में अफगान शहरियत और रिहायशी कार्ड का सबूत रखने वाले अफराद को बिलतरतीब मुल्क बदर किया जाएगा और अगर 1 नवंबर तक ये अपनी जायदाद या अपनी प्रॉपर्टीज यहां से फरोख्त करके अपने मुमालिक को वापस नहीं जाते तो उनकी जायदाद कुर्क की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जबरदस्ती उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। इस पर अमल कैसे होगा हम प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा अहम इशू यह है कि अब चूंकि इलेक्शंस की बातचीत है, इलेक्शंस की बाज़गश्त है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी 4 साल बाद होने वाली है। अब मुस्लिम लीग नवाज की जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत हद तक इस हवाले से संजीदा भी है और कहीं ना कहीं खौफजदा भी है क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अगर बहुत वार्म वेलकम नहीं होता पाकिस्तान में और दोबारा से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, केसेस वो भुगतेंगे, तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जराए ये बताते हैं कि लंदन में इस वक्त नवाज शरीफ भी परेशान है कि जो शादरा में हमें एपिसोड देखने को मिला, अगर यही सूरत हाल 21 अक्टूबर को होगी तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बानो साहिबा। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपका इस हवाले से यही तबसरा रहा है कि नवाज शरीफ कुछ भी हो जाए वापस नहीं आने वाले। अगर 4 साल नहीं आए तो अब क्यों वापस आएंगे? अब तो उन्होंने बाकायदा टिकट्स बुक करवा लिए हैं, यहां पर तरह तरह की डिवाइसेस उनके पास मौजूद हैं, तैयारी के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं बाकायदा तौर पर जिले सतह पर रहनुमाओं को। अब तो मोहतरमा मामला बहुत हद तक बदल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मतलब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, या मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है? मैं सबसे आपसे पहले आपने कहा कि मैं आपसे ये पूछना उन्होंने चाह रहा टिकट हूं, बुक। अब चूंकि बड़ा चेंज है, वो वापस आ रहे हैं और पार्टी की क़यादत भी करेंगे मुस्लिम लीग नवाज की, तो इलेक्शंस का क्या मंजरनामा आपको नजर आ रहा है? जी, मैंने कहा आपने एक सवाल किया था कि उन्होंने टिकट बुक करवा ली है। अभी 12 रबीउल अव्वल पे मेरा भी उम्रे पे जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने 6 की टिकट भी करवाई हुई थी और 8 की भी करवाई हुई थी। वो बस फिर कोई थोड़ा घरेलू मसला कोई आ गया तो मैं जा नहीं सकी। 2-3 टिकट्स मैंने भी बुक करवाई हुई। बाकी ये कि उन्होंने अभी सिर्फ इलेक्शन के हफ्ते का इंतजार किया है। मुझे तो इलेक्शन जो अभी अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रही। खुदा करे कि हो इलेक्शन। आप क्या, आप फिर कहेंगे कि शायद आइन और कानून की बालादस्ती हम एक मिसाल कायम कर चुके हैं 2 सूबों में। और इलेक्शन के हालात कैसे, आपने शुरू में जो सवाल किया उसी के अंदर जवाब था कि 4 हफ्ते की बेल पर और सारा कुछ वो करके गए थे, फिर 4 साल नहीं आना हुआ। तो भाई की जब हुकूमत थी 16 माह, मेरे ख्याल में तब तो आ जाना चाहिए था। एक किसी का भाई वजीर आजम हो, वजीर दाखिला भी आपका, वजीर दिफा भी आपका। अगर रही केसेस की बात, तो उस वक्त क्या मामला तय नहीं हुए थे जो अभी मामला तय हुए। और मुझे नहीं समझ आ रही कि सब मिलके इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और वो कहते हैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई बयान आता है, प्रोग्राम्स होते हैं, बस वो कहते हैं ना कि मोहर लगा के बता दें कि चौथी दफा जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ को बनाना है, भले हमें स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना पड़े। तो किस्सा ही खत्म। इतने सारे हम लोग बहस मुबाहिसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जो आपको नहीं नजर आता वो हो जाता है, और जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। कि वो उन्होंने आना है, अभी मुकदमात का फैसला करना है, वो जेल से हॉस्पिटल, लंदन हॉस्पिटल से लंदन गए थे, तो क्या वापस इसी तरतीब से वापस आएंगे, या मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के बाद वो घर जाएंगे? और जो इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं,
आप देखिए मौलाना साहब की जमात का देखिए कि उन्होंने पहले एक बयान आया कि बर्फबारी होती है उस उन दिनों तो लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उनकी अपनी तखयलाती सोच थी या उनको कहीं से उड़ती उड़ती कोई इंफॉर्मेशन मिली है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो इलेक्शन तो हमारे वो कहते हैं ना कि 25 फरवरी को 97 में, 3 फरवरी को, फिर 2008 में 8 जनवरी को होने थे और फिर 18 फरवरी को हुए और ऐसे ही उससे पीछे जाए तो सर्दियों में होते रहे हैं। अब उनका उन्होंने कहा है कि पहले मईशत फिर इलेक्शन। तो मईशत कौन सही करेगा? सियासतदान तो सही नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब है कि काकड़ साहब ने जो एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया है कि जब इदारे या ये जो सिविल सर्विस की अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते तो इस वजह से फौज पावरफुल होती है, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है। क्योंकि हमने देख लिया 16 माह में जो काम मुंतखब हुकूमत के करने के थे उन्होंने नहीं किए। और वो जितने काम है वो आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में हो रहे हैं और बहुत एहसन और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। तो जब तक फिर मईशत तो कैसे संभलेगी? क्योंकि ठीक। 2/3 अक्सरियत एक जमात को मिलेगी नहीं। तो 2/3 अक्सरियत जब नहीं मिलेगी और बैसाखियों के सहारे ही हुकूमत चलानी हो, जो 16 माह आपने देख लिया इस इत्तेहादी हुकूमत का कि एंड ऑफ द डे कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कि एक कह रहे हैं कि हमारा एक वजीर आजम था, दूसरे ने कहा अगर हमारा वजीर आजम होता तो, तीसरे ने कहा कि हमसे काम ले लेते हैं लेकिन हमें हाथ बंधे हुए होते हैं। हमारे मौलाना साहब ने कहा एमक्यूएम तो वैसे ही वो कहते हैं ना बीच की बिल्ली होती है। तो आगे भी हुकूमत बनेगी तो कहां से संभलेगी? ठीक है। अच्छा मैडम, फिर हल क्या है इन मसाइल का? अगर 2000 इलेक्शंस होते हैं 2024 में, तो आप क्या समझती हैं? क्योंकि अभी जाहिर है कि अवाम आपको बहुत पसंद भी करती है, आपने पार्लियामेंट में भी लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है और उठा रही हैं। बल्कि आपका और जो पाकिस्तान में ऑल स्मोकर्स एसोसिएशन है वो भी आपको बड़ा क्रेडिट देते हैं कि आपने उनका भी ख्याल किया, पेट्रोल पे भी आपने बात की और महंगाई पर भी, इन्फ्लेशन पर भी आप मुसलसल आवाज। अब अगर 2024 में इलेक्शंस होते हैं तो पीपल्स पार्टी ये कहती है बिलावल भुट्टो नौजवान क़यादत है, नौजवानों के मसाइल समझते हैं और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नून लीग कहती है तमाम तर मुआशी मसाइल का हल सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। पहले उनको लग रहा था कि शहबाज शरीफ है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो पाबंद सलासल हैं, वो तो लगता नहीं है कि 2-4 माह में उनके केसेस खत्म होंगे। अभी आपकी नजर में आइडियल पर्सनैलिटी कौन है प्राइम मिनिस्टर के लिए मुल्क में? बहुत मुश्किल सवाल है ये। तो आपने मुझे यही बोला है कि दरिया में से सुई तलाश करो। आप देखिए पीपल्स पार्टी का अपना मौकफ है, ये सब जमातें वो कहती हैं। मैं नहीं समझती कि इसमें से कोई ऐसा कोई वजीर आजम जो अवाम के मसाइल ही ना समझ सके, जिनको कभी इन मसाइल का सामना ही ना करना पड़ा हो जिंदगी में, जिनके लिए भूख अगर ज्यादा लगी है, रोटी नहीं है तो केक खा लो, और अगर पीने को पानी नहीं है तो मिनरल वाटर की बोतल होती है हमारे पास, है बयान। और वो क्या मसाइल हल करेंगे? और आपने कहा 2024 में, तो आप मुझे बताइए कोई एक जमात को पाबंदे सलासल किया हुआ है। आप जाहिर उसको दीवार के साथ लगाया हुआ है, अवाम में उसकी मकबूलियत भी है। और अगर उसको जिस तरह काकर साहब ने बोला है कि अगर पीटीआई जब उसमें नहीं हुई तो भी उस इलेक्शन को शफाफ माने जाएंगे, तो पहले तो बंदा कहे कि भैया हम तो आप ही को नहीं मानते, क्योंकि हमें तो एक गैर जानिबदार वजीर आजम चाहिए था। आप तो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं और अपोजिशन ने तो नाम भी नहीं दिया, राजा रियाज साहब को भी नहीं पता था। तो पहले आप आईनी कानूनी जंग अपने लिए बता दें हमें कि वो आप कैसे थे। और दूसरा 2024 तक इलेक्शन हो भी गए तो किसी एक 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी। क्या लोगों का दिमाग, क्या याददाश्त हटा देंगे? क्या यहाँ पर कोई सिम डलेगी, कोई चिप डलेगी? क्या होगा? आप 10-12 का तो डाटा चेंज कर सकते हो, 25 करोड़ आवाम का तो नहीं कर सकते। आप 25 करोड़ आवाम इनको बार बार भुगत चुकी है। आप सिंध में देख लीजिए कि जो सिंध का हाल है, और अगर ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत को आप बात करते हैं तो आप पंजाब और बड़े शहरों में आपने तरक्की देखी होगी, जो बॉर्डर के इलाके हैं, सादकाबाद, रहीम खान, बहावलपुर, वहां पर तो बुनियादी सेहत की सहूलतें भी नहीं है। वो तो अल्लाह करबट करबट जन्नत नसीब करे शेख जैद उनको, कि उनको इलाका पसंद आ गया तो वहां पर इलाज मुआवजे की सहूलतें आई। मुझे नहीं लगता ये ऐसे ही भानमती का कुंभा जुड़ेगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा।
और कोई छोटी मोटी जमातों को मिला जुलाकर एक वही कहते हैं बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनेगी, उसके अलावा नहीं हो सकता। और यही रोना आप और हम सुनते रहेंगे तो और मैडम फिर मईशत करें वही क्या आगे? बढ़ेगी। अनवारुल हक काकड़ साहब को ही चलने दें, निगरान सेटअप ही चलता रहे मुल्क में? नहीं, वो तो खुद जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक आपको चीज मिलती है तो आपको उसको संभालना होता है ना, वो संभालना चीज बहुत मुश्किल होती है। तो वो उन्होंने जिस तरह अपनी शख्सियत को मुतनाजा बना दिया, और फिर किस किस्म के बयान, और एक जहां पर लोग सिसक और बिलक रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, वहां पर आपने एक जहाज उठाया और उसके पास जहाज की मानिंद आप बर्रे आजमों के दौरे कर रहे हैं कि वहां से जाते हुए उधर से खाना भी खा लूं, तो उधर से पठान होटल की चाय भी पी लूं, और उधर से मैं परोसा भी खा लूं। ये सब काम करते हुए आए हैं, तो इन चीजों से अवाम अब इतनी बुद्धू नहीं रही ना। तो ये कोई हल तलाश करना पड़ेगा। अब जैसे बयानिए बना रहे हैं, तो ये बयानिए क्यों बना रहे हैं? हमें बयानिए नहीं चाहिए, हमें हल चाहिए कि आप एक मुस्तकिल हल बताएं जिसमें आपकी फैमिली प्लानिंग ना हो, जिसमें आपके आमदन ना बढ़े, कि आपके अपने बच्चों की फैमिली प्लानिंग ना करें। अब इस मुल्क के जो 25 करोड़, ये भी अपने ही बच्चे समझ लें, और वापिस से सब कुछ वही होता रहेगा कि बयानिए ही बनाने हैं। बयानिए मीन चूरन ना, कि किसकी फक्की ज्यादा अच्छी होती है, कि वो फक्की वो मैदा हजम भी कर ले और लोगों को पसंद भी आ जाए। बयानिए के मेरे ख्याल में ये मतलब है। ठीक है। अब जिस तरह से आप कह रही है कि नवाज शरीफ की वापसी इतनी आसान नहीं आपको लग रही और इलेक्शंस भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन नून लीग तो जो नून लीग की जो लीडरशिप है वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और यहां तक कहा गया कि एक फर्द अपने साथ 5 लोगों को अगर लेकर आता है तो उसको कोई ना कोई इनाम दिया जाएगा। और कहीं से आवाजें ये आ रही हैं कि अगर आप हाँ, ज्यादा बंदे इकट्ठे करेंगे तो मोटर बाइक्स भी तकसीम किए जा सकते हैं। नहीं, वो मोटर बाइक के अलावा भी मेरे ख्याल में वो उम्रे का टिकट भी दे रहे हैं। हाँ जी। उम्रे का रिटर्न टिकट, जी जी, वो उम्रे का रिटर्न टिकट भी मिलेगा। देखिए, नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होके कंफर्म होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कुछ माह रह गए तो वो एक हाइप क्रिएट होती है ना, तो वो उसी में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कि इलेक्शन आगे चले गए तो फिर मामला बिगड़ सकते हैं। तो अब उनकी वापसी से आपको दो चीजें पता चल जाएंगी। अगर वो आ रहे हैं तो उसका मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहे तो उसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे। पहले हम मईशत की तरफ तवज्जो देंगे, जो हमने सारे क्रैकडाउन और ये वो सारा किया हुआ है, और जैसे डॉलर्स नीचे आ रहे हैं और ये बाकी चीजें हो रही हैं, ये हम पहले करेंगे। वापिस से अगर इन सियासतदानों के हाथ में दिया और यही हुकूमत बनी गप्पा घोटाला किस्म की, तो ये नहीं होगा। आप देखिए, 16 माह की जिम्मेदारी कोई जमात कबूल नहीं कर रही, तो अगले कैसे होगा? और अगर जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती करके, मैंने कहा ना कि स्याह को सफेद करके अगर अल्लाह ना करे गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो वो भी फिर ज्यादा नहीं चलेगी, थोड़ा अरसा और उसके बाद अवाम शऊर आ चुके हैं, जाग चुकी है। और अब वो कहते हैं कोई भी गैर फितरी इत्तेहाद, गैर फितरी हुकूमत वो नहीं चल सकती। ठीक है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब हम ना खाली वादों पे नहीं जिंदगी जी जा सकती, कुछ ना कुछ आपको अमली मुजाहिरा करना पड़ेगा। और आपने तो सियासत पे बात की थी, ये आपने शुरू में एक चीज कही थी अफगान महाजरीन का, वो उनको वापसी की डेट कब दी है? 1 नवंबर डेडलाइन। 1 नवंबर डेडलाइन। जो यहाँ पर फिर उन्होंने अपने प्लाजे और दुकानें खरीद ली हैं, वो औने पौने बेचेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ अरसा पहले भी बेचा था। तो लोग अपने घर के बर्तन औने पौने, और वो जो घर है ना, वो घर मार्केट वैल्यू गिर गई थी, और वो कहते हैं ना कौड़ियों के भाव पिशावर वगैरह में खरीदे गए। और हमारे यहाँ तो आप आराम से 20,000 रुपये दें तो आपको शनाख्ती कार्ड भी मिल जाएगा, थोड़ा रेट बढ़ा दे तो आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अपने सिस्टम को पहले अच्छा कर ले, फिर उसके बाद वो करें। और जो आपको टीवी लगता है पर, ये एप्लीकेबल हो भी पाएगा या एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े बड़े तज्जिया निगार भी सही उनकी तादाद नहीं बता सकी। आज उनकी चौथी नस्ल जवान हो रही है, और आपको पता है कि वो 15-16 साल की उम्र में शादी करते हैं और आगे 6 बच्चे और फिर 15-16। आप तब से लेकर देखिए उनकी चौथी नस्ल, क्योंकि सबसे पहले तो ये जो नंबर्स बता रहे हैं ना, वो नंबर्स ही गलत है। और यहाँ पर बाय गॉड आप पैसे दें और आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। और फैमिली ट्रीज इधर से उधर अब आए हैं जनरल साहब, जो आईटी के माहिर समझे जाते हैं नादरा में। अब खुदा करे कि वही कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए
कि सबके फैमिली ट्रीज सही हो और फिर पता चले। वरना यहाँ पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हम अपने कराची में देखते थे तो पूरे प्लाजाज, पूरी पूरी मार्केट्स, वो सब उनकी हैं। आप वहां चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल होगा। पकड़ धक्कड़ या इसके पीछे भी कुछ है, वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक है, सायरा बानो साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ थी और उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाजरीन, इस पर बात हम करते हैं बड़ी तफसील के साथ कि आखिर ये जो महाजरीन पाकिस्तान में इस वक्त क़याम पजीर हैं और आज से नहीं कई दिहाइयों से यहाँ पर मुकीम हैं, यहाँ पर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, दुकानें हैं, प्लाजे हैं, और किस तरह से ये मामला होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र गैर कानूनी तौर पर मुकीम 11 लाख गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है। और अगर 1 नवंबर तक यहां पर गैर मुल्की मौजूद रहे, यहां पर अपना कारोबार उन्होंने कंटिन्यू किया, तो फिर उनके खिलाफ शायद कार्रवाई भी हो सकती है। और ये मामला जो है बड़े सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 1, 2, 4, 6 महीने पर मुश्तमिल नहीं है सारा मामला। कई दिहाइयों से यहां पर आकर ना सिर्फ जो अफगान मुहाजिरीन है या जो गैर मुल्की है वो यहां पर आकर मुकीम है, बल्कि अब तो उनका फैमिली सिस्टम है और अपने मुल्क की तरह यहां पर वो रिहाइश पजीर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड भी जिन्होंने बनवा लिए हुए हैं। सारा मामला किस तरह से हुकूमत टैकल करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एग्जैक्टली कोई तायुन हो सका है कि आखिर एग्जैक्टली कितने गैर मुल्की पाकिस्तान में मौजूद हैं और कितनों का आईडी कार्ड भी बन चुका है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट में आई वाज कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान पिछले 6 साल से अनटिल लास्ट ईयर, तो उस हिसाब से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द इशू। अभी ये है कि हमारे पास जिस तरह एक डिफरेंट कैटेगरीज के एक प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नादरन ने कार्ड्स इशू किए हैं, तो दे आर 1.42 मिलियन। और इसके बाद 2017 में एक और एक्सरसाइज की गई थी। हमने कोशिश की कि और लोगों को डॉक्यूमेंट करें और अफगान को आगे लाने की कोशिश की, तो तकरीबन 9 लाख के करीब फिर डॉक्यूमेंटेशन हुई। तो आप कह सकते हैं कि अबाउट 2.3 मिलियन और जेन्युइन लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं यहाँ पाकिस्तान में, और 4.2 मिलियन की आज फिगर आई है। तो रेस्ट दे आर अनडॉक्यूमेंटेड इलीगली, दे आर स्टेइंग इन पाकिस्तान। इसके अलावा एक और कैटेगरी है असाइलम सीकर। सर, 4.2 मिलियन इलीगल है, यानी तकरीबन 42 लाख? नहीं, 42 लाख में से आप वो 23 निकाले तो बाकी तकरीबन आप समझ ले 2 मिलियन के करीब लोग हैं जो इलीगल हैं। ठीक है। और इसमें अभी ये भी है कोई कैटेगरी है असाइलम सीकर्स की भी है, और कुछ वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी मर्ज कर चुके हैं विद द लोकल पॉपुलेशन, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रॉडलेंटली दे हैव ऑब्टेन्ड पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स। तो लास्ट टाइम पिछले 2 साल में कोई लाखों के करीब ये ब्लॉक किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बाद में अनब्लॉक कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये एक सिचुएशन है। और अभी मसला ये है कि अफगान रेफ्यूजीज तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेफ्यूजी विलेजेस में, वो तो अभी शहरों में रहते हैं। 70% ऑफ टोटल अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो शहरों में है, और जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो मिसाल के तौर पर कराची में बहुत ज्यादा तादाद में आपको मिलेंगे, लाहौर में, बड़े शहरों में, तमाम में हैं। सो दैट्स वाई एक सिक्योरिटी फैक्टर यहाँ पे एक मसला आता है कि इनमें शक होता है, और कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि किडनैपिंग फॉर रैंसम में, एक्सटॉर्शन में और स्ट्रीट क्राइम्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। फिर दूसरा ये भी मसला है कि वी कैन नॉट रूल आउट कि इनकी सिंपैथाइजर्स भी हो सकते हैं, फैसिलिटेटर्स भी हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त किस्म का स्टेप है, और इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है एट ऑल कॉस्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। सर, इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? आपने गुफ्तगू दुरुस्त की है और यकीनी तौर पर जो रियासत का ये इकदाम है
मुल्क की सलामती के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए इसकी भी बड़ी अहमियत है। लेकिन एक महीने में किस तरह से आप लोगों को फिल्टर करेंगे और लोग किस तरह से फिर मुंतकिल होंगे, वापस अपने घरों को जाएंगे? देखें जी, ये मसला इतना मुश्किल नहीं है। ये एक्सरसाइजें हमने पहले भी पास्ट में कर चुके हैं। और इसमें मसला ये है कि एक तो यहाँ पे सारे लोग जानते हैं कौन मकामी है, कौन बार का है यहाँ पे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है, सब लोग जानते हैं। सेकेंडली ये है कि जो मकामी पुलिस के एसएचओस होते हैं या लेवीस वाले होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे इलाके में कौन गैर मुल्की रहता है। तो एसएचओस के पास तमाम डेटा होता है। एक एक्सरसाइज में हमने ये चीजें वर्कआउट की थी। सो देयरफॉर ये एक जॉइंट टीम बनी है जिसमें पुलिस भी शामिल होगी, लेविस भी शामिल होगी, फ्रंटियर कोर भी शामिल होगी और आर्मी भी शामिल होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल होगी। डेटा तो इनके पास एक पहले से अवेलेबल है। तो एक कंप्रहेंसिव इंशाल्लाह मेरे ख्याल में दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो दे आर डिटरमिन कि हमने ये स्टेप्स लेने हैं क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये नामुमकिन नहीं है, ये चीजें हो सकती हैं। और ये यहाँ पे देखें, हर सूबे में एक कमिश्नरेट है रेफ्यूजीज का, उनके पास डेटास अवेलेबल हैं। और बाकी चीफ कमिश्नरेट यहाँ इस्लामाबाद में है और एक पूरी पूरी मिनिस्ट्री है जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। सो इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेक होल्डर्स तो ये चीजें मुमकिन है। और सर ये बात ये भी की जा रही है कि सवाल बुनियादी तौर पर उठाया जा रहा है कि अगर उन्होंने फेक आईडी कार्ड बनवा लिए या पैसे देकर, जिस तरह से पाकिस्तान में हो जाता है निचले लेवल पर भी मामलात, कुछ अगर आईडी कार्ड बनवा लिए जाली, तो फिर किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे? देखें जी, लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज कुछ अर्सा पहले हुई थी तो बहुत सारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाखों के हिसाब से आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए थे। और जिस तरीके से, और फिर ऐसे भी लोग हैं कि नादरा में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने मिल के आपके शजरों में जो कुछ लोगों को इन्होंने इन किए हुए हैं ताकि उनको वेरीफाई करके ऐसे बताए कि ये लोकल है। तो वो भी एक एक्सरसाइज है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें देखने वाली हैं। और अभी तो मेरे ख्याल में आज मैं सुन रहा था इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे कि डीएनए वाला भी कंसेप्ट होगा। तो मेरे ख्याल में फिर अभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये तमाम जो मसाइल जो आप इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीजें सारी हुई हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली शुरू में आपको अगर याद हो तो वो हाथ से बना हुआ था शनाख्ती कार्ड मिलता था। और मेरे होते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे जो अफगान थे लेकिन उनके पास पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड थे और 1970s के पड़े हुए थे जो हाथ से बनते थे, उस वक्त इजीली अवेलेबल थे। तो अभी आल्दो अभी सख्ती है लेकिन स्टिल भी चंद साल पहले एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था बिदन नादिरा में जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। तो मेरे ख्याल में नादिरा के पास भी रिकॉर्ड है। तो होपफुली ये सारे मिलके जब डिटरमिन होगा, और मेरे ख्याल में इस दफा आर्मी भी इसमें दे आर वेरी सीरियस, आर्मी चीफ जो है, और इस सिलसिले में हमने स्टेप्स लेना है। और देखें ना कि आज चीफ ने जो कहा है कि जी सिक्योरिटी अब ऑफ तो नादरा की सरबराही भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी है। फिर उनके वो हाली वो क्वालिफाइड आदमी है, तो ही अंडरस्टैंड्स कि सिस्टम क्या है वो है। फिर चीफ की अपनी भी कंसर्न है, जिस तरह आज की जो चीफ ने बात की थी कि जी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इज फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि नेशन को खड़ा होना चाहिए और इन चैलेंजों का हमें मुकाबला करना होगा और रिट ऑफ स्टेट हर हालत में एस्टेब्लिश की जाएगी। मैं सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान में बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रवा महीने भी हुए हैं, चंद दिन पहले बल्कि गुज़श्ता महीने, और इस तरह से कुछ वाक़यात उससे पिछले महीने भी हुए। तो ये जो दहशत गर्दी के पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान के पास शवाहिद भी यकीनी तौर पर मौजूद हैं कि इसके पीछे अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते हैं? देखें जी, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी एविडेंस शेयर किया है। और देखें जो अभी जो पिछले जो 24 अटैक्स में अभी तो इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कंफर्म किया है 14 हमलों में अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। चतराल वाले हमले में भी अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे, मस्तूंग वाले में भी थे, लकीम जो आगे हंगू में हमला हुआ उसमें भी थे, पेशावर वाले हमले में जो मस्जिद में हमला हुआ उसमें भी थे। तो एविडेंस शेयर किया है विद डिटेल में, उनके सारे वो जो मूवमेंट वगैरह थी उसके साथ वो शेयर किया है। और लास्ट में जो इवन जो डिक्री दी है उनके अमीर मौला हैबतुल्लाह खुंजादा ने कि उन्होंने कहा ये अन इस्लामिक है, हराम है जो इस तरह अटैक्स करेंगे। और
सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा टीटीपी को कोई डोनेशन नहीं देगा एंड उनको इजाजत भी नहीं होगी कि वो डोनेशन कलेक्ट करेंगे, और एक कम्प्रिहेंसिव उन्होंने कहा प्लान उन्होंने कहा वर्कआउट करेंगे टू टैकल टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान। सो इट इज टाइम विल टेल कि कहाँ तक ये चीजें दुरुस्त साबित होती हैं और वो कहाँ तक हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी इसी में है कि पीस और स्टेबल अफगानिस्तान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उस लिहाज से हर मुमकिन किस्म का जो मदद करने को अफगानिस्तान को तैयार भी है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है और अवाम में शदीद इज़्तिराब देखने को मिलता है। पाकिस्तान के हवाले से ये पेशीनगोइयां की जा रही हैं कि आने वाले चंद घंटों में पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता शदीद जल्जले की लपेट में आ सकता है। यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड में कायम एक तहकीकाती इदारे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ चमन फॉल्ट लाइन पर एक ताकतवर तरीन जल्जले की पेशगोई के बाद सोशल मीडिया पर शदीद बहस इस हवाले से जारी है। यह सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्या जल्जलों की पेशीनगोई करना मुमकिन भी है। SSGS का कहना है कि इदारा सतह समुद्र के करीब फिजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड करता है और जमीन के महवर की गर्दिश के सिलसिले में ये उतार चढ़ाव उन खित्तों की तरफ इशारा करते हैं जहां 1 से 9 दिन के अंदर ताकतवर जल्जले जैसी सरगर्मी हो सकती है। और इदारे का इस हवाले से यह भी कहना है कि जल्जले से मुतासरा इलाकों का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है और इसके दरुस्त मकाम का तयन करने का फिलहाल कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं है। अब नाजरीन यहां पर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि हमने इस हवाले से अगर ये पेशीनगोई जो की जा रही है अगर इसमें कोई किसी ना किस्म की सदाकत हो तो हमने इस हवाले से क्या तैयारी कर रखी है। ये जो मुहक्किक है फ्रैंक, इनके इदारे की जानिब से रवां बरस 30 जनवरी को एक ट्वीट किया गया था जिसमें बांग्लादेश और चीन के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में अर्जियाती सरगर्मी में इजाफे का इम्कान जाहिर किया था। और फिर 7 फरवरी को पाकिस्तान में 6.8 शिद्दत के जल्जले के बायस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए थे जबकि 46 जख्मी हुए थे और इस जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदू का सिलसिले में बताया गया था। अब चमन फॉल्ट लाइन और इस हवाले से महकमा मौसमियात का क्या मौक़िफ़ है, ये बात बहुत जानना जो है वो ज़रूरी है। जो महकमा मौसमियात है उसके 5 से 6 स्टेशन जदीद आलात के साथ इस वक्त किसी भी नागहानी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मामूल के मुताबिक मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तो ये कहा गया है कि लोग जो है वो खुद को खुले इलाकों में शिफ्ट करें और किसी भी नागहानी सूरत हाल से या खौफनाक सूरत हाल से बचने के लिए किसी ना किसी तरीके से खुद को तैयार रखें। हम तो दुआ कर सकते हैं और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, तमाम इलाकों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हमारी तो दुआ ये है कि इस तरह की तमाम पेशीनगोइयाँ जो हैं वो झूठ पर मबनी हो, लेकिन जो सर्वेज हैं वो इंतहाई खौफनाक सामने आ रहे हैं। रुखसान मीर को प्रोग्राम न्यूज़ फीड से आज़ाद दे, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।